नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम समागम में। हर बार की तरह इस बार भी हम बात करेंगे प्रदेश की जानी मानी हस्ती से। आज के हमारे इस कार्यक्रम की शख्सियत है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री गिरीश गौतम जी। तो गौतम जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। गिरीश जी, इस कार्यक्रम शुरू करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस विधानसभा से मेरा बहुत गहरा और बहुत पुराना रिश्ता है। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मोहनदास गुप्ता जी, मेरे ताऊ जी स्वर्गीय श्री कैलाश किशोर गुप्ता जी, इन्होंने विधानसभा में सेवाएं दी हैं जब से विधानसभा की स्थापना हुई, और उसके बाद से 84 तक उनकी सेवाएं चलती रही। सर, आपने अपना बीएससी की, फिर उसके बाद आपने एलएलबी की। कभी आपने सोचा भी होगा कि मैं वकालत करूंगा या मैं जज बनूंगा? क्या कभी आपने सोचा था? जब मैं बीएससी कर रहा था, स्वाभाविक है बीएससी कोई कला क्षेत्र में जाने के लिए नहीं करता। बीएससी का मतलब ये होता है कि दो क्षेत्र में वो जाना चाहता है, या तो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है या तो मेडिकल में जाना चाहता है। संयोग ऐसा बैठा कि जब बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोग आए तो तब तक फर्स्ट ईयर में आते ही एक तो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ही ऐसा लगता था कि अपने को कुछ करना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में आने के बाद दिमाग में आया कि अब ये डॉक्टरी और ये सब करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए अब फर्स्ट ईयर में आ गए थे तो निकल करके उस कला क्षेत्र में नहीं जाना, आर्ट्स, इसलिए मैंने बीएससी कंप्लीट किया। पर वो तय तभी हो गया था कि मैं एलएलबी करूँगा। और वकालत क्षेत्र का इसलिए भी तय हुआ कि चूँकि राजनीति में उस समय भागीदारी मैंने शुरू कर दी थी, इसलिए एलएलबी करना आवश्यक था। तो इस दृष्टिकोण से भी मैंने विधि स्नातक की परीक्षा करके उत्तीर्ण किया था। तो सर, आज आप विधानसभा में जज की भूमिका निभा रहे, कभी आपने सोचा था कि आप विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और कभी नहीं, विधानसभा जाने का तो सोचा था। स्वाभाविक है, सत्ता पक्ष से जीत गए तो हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि केवल विधायक नहीं रहना, हमको और आगे की तरफ बढ़ना। मैंने अपने धीरज और धैर्य को कभी खोया नहीं। ऐसा लगा कि जब पार्टी को ऐसा लगेगा कि मेरी भी जिम्मेदारी के निर्वहन करने का उनको जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है, उस समय जो जिम्मेदारी देंगे उसका निर्वहन करेंगे। पार्टी ने, संगठन ने विचार किया, मुख्यमंत्री जी ने विचार किया, स्पीकर के पद में बैठा दिया, तो इसमें भी एक कर्तव्य मान करके कि एक जिम्मेदारी दी गई, इसका निर्वहन करने का प्रयास करता हूँ। आपकी सर छात्र राजनीति में बड़ी सक्रिय भूमिका रही, लेकिन अभी दुर्भाग्य से स्कूल और कॉलेजेस में इलेक्शन सब बंद हो गए। कभी आपने प्रयास किया कि, क्योंकि छात्र राजनीति से जो निकलते हैं, जैसे आप भी निकले, तो आप जितने प्रखर हैं, तो अब आने वाली जो पीढ़ी है उसको वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो आप लोगों को और आपकी पीढ़ियों को मिला है। पहले जो एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि राजनीति में जो संघर्ष का एक रास्ता था, वो संघर्ष का रास्ता सड़कों में, मैदानों में था। तब ना आपका व्हाट्सएप था, ना इंस्टाग्राम था, ना इतना कम्युनिकेशन था, ना इस तरह के सोशल साइट्स थे। आज तो देखते हैं कॉलेजों में लड़के आंदोलन या किसी देश के भीतर देते हैं कि व्हाट्सएप से और वो इंस्टाग्राम से इतने बड़े आंदोलन खड़ा कर देते हैं। पहले हमारा कम्युनिकेशन इस तरह का था कि हमको 5 आदमी को बुलाना पड़ता था, तो किसी न किसी को भेज करके उन तक दूर तक जाना पड़ता था, टेलीफोन सुविधा नहीं थी। परंतु एक चीज़ ज़रूर देखने को मिली है कि उस वक्त में हम लोग जब आंदोलन करते थे तो एक चुनाव भी लड़ते थे, तो सैद्धांतिक आधार पर अपन चुनाव लड़ते थे। कॉलेज के भीतर छात्रों के हितों की हम कैसे रक्षा कर सकते हैं, उनके हितों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस तरह के तमाम सारे बिंदुओं को लेकर के और चर्चा करके, और इसीलिए उस समय जब चुनाव होते थे, चाहे प्रत्यक्ष चुनाव रहे हों चाहे प्रत्यक्ष चुनाव रहे हों, उसमें लगातार भाषण देने का प्रयास करते थे, लोगों को समझाने का, छात्रों का समझाने का प्रयास करते थे, इसके बाद चुनाव लड़ते थे। इसीलिए 72 में ही मैं हमारे ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय का छात्र संघ का महासचिव हो गया था मैं वहाँ पर। और बाद में फिर मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ा, हार गया। फिर 80 में पहला चुनाव विधानसभा का लड़ा। मेरा वही प्रश्न था सर कि जो राजनीति अब आजकल जो स्कूल और कॉलेजेस में जो नहीं हो पाती राजनीति या इलेक्शंस नहीं होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक उनकी जो ग्रूमिंग है उसमें भी कुछ ना कुछ कमी है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये 2 कारण से हुआ है। हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई जॉब करना चाहता तो उसके जॉब की गारंटी थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि नो कंपटीशन का युग था। हमने पास कर लिया, हमने बीएससी कर लिया, हमने एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, कुछ कर लिया, तो नौकरी की गारंटी थी, नौकरी मिल जाती थी। पर आज अब गारंटी नहीं है।
आज आप देखते होंगे 2.5 साल के बच्चों को बोलते नहीं बनता, उसको नर्सरी में भेजने का प्रयास किया जाता है। माने हम उसका बचपन पूरी तरह से एक तरह कॉमर्शियल करते चले जा रहे हैं। तो आज कंपटीशन 100% में 100 का है। और पहले ये चिंता नहीं थी, पास हो जाओ, पढ़ो, खेलो, कूदो, क्योंकि जब तो हम 3rd डिवीजन भी पास हुए तो भी नौकरी मिलना, अब आज तो 100% होने के बाद भी नहीं मिलना। तो ये एक जो मानसिक तौर पर विद्यार्थियों में दबाव आया है, तो अब हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा अभिभावक से लेकर बच्चे तक जॉब को प्राप्त करने के जॉब ओरिएंटेड हो गई है कि हमको किस तरह से जॉब मिले, तो बाकी चीज़ों में सोचने का उसको समय नहीं है। सर, एक आपका अपना जिला है रीवा, जन्मस्थली है आपकी। रीवा की अगर बात की जाए तो श्रीनिवास तिवारी जी जैसे कई और वरिष्ठ नेता हुए हैं जिनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में और मध्य प्रदेश में रहा है, विकास कार्यों में रहा है। उनके रहते मध्य प्रदेश का तो विकास हो गया, लेकिन रीवा कहीं ना कहीं उतना विकसित नहीं हो पाया जितना कि एक तो सबसे पहले आप ये देखोगे 93 के पहले जो एक तरह से अर्थ में उदारीकरण आया, वो 93 के पहले नहीं था। पहले क्या था कि हमको एक आप समझो कि किसी चीज़ का कर्ज लेना है, यहाँ तक कि ट्रैक्टर का कर्ज लेना होता था तो उसमें 3-4 महीने तक लगातार बैंकों का चक्कर लगाओ, यहाँ का चक्कर लगाओ। 93 के उदारीकरण आने के बाद, जैसे आर्थिक उदारीकरण आया, उसके बाद से तो अब वो खुद लोन वाले हमारे पास दौड़े आते, हमारा लोन ले लो, हमारा ले लो। तो उसमें 2 बातें हुई। अपन 93 के बाद को ही कार्यकाल को देखें तो उस समय की सरकारों ने इसमें फोकस नहीं किया। और उसके पहले जो था, यदि हमारे यहाँ अर्जुन सिंह जी थे चीफ मिनिस्टर, हमारे गोविंद नारायण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, स्वाभाविक है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पर सौगात तो दे गए, एक यूनिवर्सिटी दे गए, एक मेडिकल कॉलेज दे गए, इंजीनियरिंग कॉलेज दे गए, या इस तरह की तमाम सारी योजनाओं का हुआ, परंतु एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास यदि किसी ने किया। तो 2003 में आने के बाद जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उदारीकरण तो 93 में आया पर 10 साल तक उसमें कुछ नहीं हुआ। 2003 के भी जो उदारीकरण के चलते जो पैसा की आवक हुई, उसमें एक पंख लग गया विकास के क्षेत्र में, सड़कों का, पानी का, आपके नहरों का, बांधों का, बिजली विभाग, बिजली का आप देखिए, मुझे आज भी याद है 2003 के पहले मैं स्वतः भाषण करता था कि साहब ये देखो तमाशा, आज हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर विकास के सोपान लिखने का काम इस दरमियान में हुआ है। सर, आपके कार्यकाल में जब आपको मौका मिला तो अपने कोई गृह क्षेत्र में कोई ऐसा आपने विशेष सौगात जनता को दी हो, ऐसा कुछ? अभी एक तो हमारा कार्यकाल बहुत कम है, हमने उसका एक तरह से आप ये कह सकते फ्रेमवर्क बनाने का काम किया। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि हमारे रीवा में कैंसर का अस्पताल खुल जाए। जी जी। मैं ये चाहता हूँ कि रीवा से नागपुर जाने वालों की संख्या, मरीजों की, महीने में 7,000 से 8,000 एक महीने में। उनकी वहाँ पर अव्यवस्था होने के कारण वो दिन भर होटलों में रुकते हैं, 1,000 रुपये लगता है। गरीब आदमी जाकर के 1,000 केवल नहाने धोने का देता है और शाम को चला आता है। तो अब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, हाथों हाथ दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि यदि कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आता है तो मैं उसको देने को तैयार हूँ। अब एक प्राइवेट इन्वेस्टर तैयार हो गए हैं, मैंने कलेक्टर से कह करके एक ज़मीन 35 एकड़ की उनको अलाट कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कैंसर अस्पताल हो जाए, हमारे नागपुर में रहने वालों की व्यवस्था हो जाए। कन्या विश्वविद्यालय की जरूर मांग है वहाँ पर, इसीलिए संकल्प पिछली बार आया था, परंतु किसी कारण से वो पास नहीं हो सका, विधानसभा चल नहीं पाई। प्रयास ये हो रहा, विधायक जोर लगाएं कि एक बार फिर संकल्प आ जाए और संकल्प के माध्यम से हम विधानसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करें, कैंसर अस्पताल की स्थापना हो, हमारा कन्या विश्वविद्यालय बन जाए, इस तरह का है। तो बाकी जो अपने सदस्यगण हैं वो सब अपनी बात लेकर आते हैं, अपने प्रश्न भी लाते हैं और प्रस्ताव भी लाते हैं। आप अपनी बात कैसे रख पाते होंगे जब आप? नहीं, 2-3 बातें हैं। तो अब जैसे विधायक, रीवा के विधायक ने एक ध्यान आकर्षण लगाया, मैं कैसी बात रख पाता। तो ध्यान आकर्षण लगाया, कई सड़कों की हालत खराब है, जनता में आक्रोश है, इसको सुधारिए। लगाया उनने अपने क्षेत्र का। उसी दरमियान आसंदी में होते हुए फायदा हमने लगाया कि मंत्री जी मेरे क्षेत्र में भी एक सड़क इस तरह की, उसको भी जरा देख लीजिएगा। स्वाभाविक है, अपना उसी में जुड़ गया, तो अलग से प्रश्न नहीं लगाना पड़ा, बल्कि ये मान करके आसंदी के निर्देश के रूप में वो चला गया, तो उसको करने का काम होता तो काम हो जाते हैं। बाकी पत्र लिखने पर ही बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो गिरीश जी, यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम बात करेंगे जनतंत्र के मंदिर की।
तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है गिरी जी आपका। प्रश्नकाल जो होता है वो सरकार की परीक्षा की घड़ी होती है, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि प्रश्नकाल सबसे पहले होता है और जब शुरुआत होती है और शुरुआत में ही कुछ प्रश्न आ जाते हैं या ऐसी कुछ शोर हल्ला हो जाता है कि वो आपको विधानसभा को स्थगित करना पड़ता है, चाहे 15 मिनट के लिए करना पड़े। पूरे भारतवर्ष में सभी विधानसभाओं में एक सैद्धांतिक रूप से सबकी सहमति है। अब उसको फॉलो कोई करते या नहीं करते अलग है। सहमत क्या है? प्रश्नकाल को बाधित नहीं करना। नहीं, मेरा प्रश्न ये था सर कि अब ये तो होता ही है, हर राज्य में होता है। उसी पर आ रहा हूँ। प्रश्नकाल बाधित नहीं होना सैद्धांतिक रूप से ये सबकी सहमति। अब होता ये है कि कई बार विषयों को लेकर के उसमें भी लोग बाधा पैदा करने का, जैसे स्थगन लेकर के चले आए या किसी सवाल को लेकर के शून्य काल का बना करके उसको उठाने का प्रयास किया और उसमें हो हल्ला होने पर प्रश्नकाल को स्थगित करना पड़ता है। परंतु वास्तविकता ये है कि यदि प्रश्नकाल पूरे हो जाए तो बहुत सारे काम क्षेत्र के, प्रदेश के हो सकते हैं, क्योंकि प्रश्नकाल ही एक ऐसा माध्यम है हमारे विधायकों का जिसके माध्यम से जो इस अनियमितता को पकड़ना चाहते हैं, जिसके बारे में वो कहना चाहते हैं, वो तरीके से कह सकते हैं और सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि उसमें वो जवाब दे, एक्शन ले, कार्रवाई करे, ऐसा करके। अभी पिछले सत्र का मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा विदिशा में ये जहाँ उमाकांत शर्मा जी विधायक हैं, उनके जनपद में एक जगह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के भीतर से शादी हुई। कोरोना काल में शादी हो गई 5679। मेरे सामने जब विषय आया, मैंने देखा वहाँ पर, तो मैंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ दिखाई पड़ता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी दिखाई पड़ रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है। आसंदी से जैसे उनका प्रश्न आया, आसंदी से मैंने आदेश किया वहाँ की जाँच नहीं, यहाँ की जाँच चाहिए। प्रदेश से कोई जाँच कमेटी बनाओ, प्रदेश के अधिकारी हो, उसकी जाँच करो। उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम निकला कि 30 करोड़ का भ्रष्टाचार पकड़ा गया। ऐसा लगा कि सरकार उसमें गंभीरता से उसने काम किया। उनको जेल जाना पड़ा। आज वो सब जेल में, जमानत नहीं हो रही है। और जब वो तथ्य निकल कर के आए तो वो तो चौंकाने वाले तथ्य हैं। भाई बहन की शादी का प्रमाण पत्र दे दिया, जिनकी शादी 25 साल पहले हो गई उनको पैसा दे दिया। कई शिकायतें इस तरह की आई कि शादी किसी की हुई है, खाता किसी के चला गया। तो वो जब जाँच हो रहा है, इसीलिए उसमें सरकार के जांच अधिकारियों ने यह माना है, उसमें एक संदेह व्यक्त किया है कि इसमें बैंक के लोगों की भूमिका है, उसकी भी जांच हो रही है। और ऐसा लगेगा कि बैंक वालों ने भी भूमिका अदा की तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये प्रश्नकाल जो है ये एक, हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र है हमारे माननीय विधायकों के पास। और उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना अपने को यदि समस्या हो तो उसमें हल्ला नहीं मचाना, उसको सुरक्षित रखना। और इसीलिए एक नई बात मैंने की है, एक नवाचार ही किया है। पहले से पढ़ के आओ, पूरक प्रश्न, पॉइंटेड क्वेश्चन पूछो कि हमारा जो प्रश्न उत्तर था मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, ये मेरा पूरा प्रश्न, इसका जवाब दो, तो मंत्री जवाब देने के लिए बाध्य होगा। और दूसरा, हमको काफ़ी लोगों के समय मिलेगा, काफ़ी लोगों के प्रश्न लेने को हमको अवसर मिलेगा, इसलिए हमने उसको रोकने का प्रयास बिल्कुल मेरे ख्याल से। अब अगर आपके इसके बाद जैसे पहले 25 में से 16-17 पे आके रुक जाते थे, नहीं 5 है ना, और हमने 17 पहुँचाया है। 17 पहुँचाया और प्रयास हमारा कि 25 तक पहुँचा मैं उसको। सर, इसमें जो प्रश्नकाल रह जाते हैं तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इसका समय बढ़ा दिया जाए या फिर? नहीं, उस समय तो न बढ़ना संभव नहीं है। उसके तरीके यही हैं कि उत्तर तो आ ही जाता है, तो विधायकों के पास तमाम अन्य तरीके हैं, केवल प्रश्नकाल ही तरीका नहीं है। जैसे किसी ने कोई असत्य कथन कर दिया, उसके लिए प्रश्न संदर्भ समिति बनी है, उस उत्तर को लेकर के संतुष्ट होते हुए वो तथ्यों को छिपा करके कोई चीज़ प्रस्तुत की गई, प्रश्न संदर्भ में चली जाए, अपने आधे घंटे की चर्चा मांग ले। पर विधायकों की रुचि केवल एक है कि प्रश्नकाल में आ जाए हमारा, फिर बाकी जो नियम प्रक्रिया जिसके भीतर से भी हम पकड़ सकते हैं उसकी तरफ वो ध्यान नहीं लगाते। अभी आपके नवाचार में शायद एक और चीज़ आपने सम्मिलित की है, उसमें जो नए विधायक हैं या जो शब्दावली का गलत इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी शायद आपने कोई प्रशिक्षण रखा है। अभी हमने एक बात का प्रयास किया कि कई बार जो जिन वाक्यों शब्दों को अमर्यादित या हम असंवैधानिक मानते हैं या उसको संसदीय मर्यादा के विपरीत मानते हैं, उसको पीठासीन अधिकारी हर बार विलोपित करता है। तो विलोपन की श्रेणी में आकर के वो उससे हट जाता है। तो हमने प्रयास ये किया कि एक बार विधायकों को दिखावें कि हमारे पूर्ववर्ती अधिकारियों ने किन किन शब्दों, किन किन वाक्यों को विलोपित किया था। अभी प्रतिबंध हमने नहीं लगाया उसमें, तो वो हमने 54 से शुरू किया। विंध्य प्रदेश की विधानसभा का निकाला, हमारी जो नागपुर विधानसभा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई थी उसका निकाला, और उन सारे वाक्यांशों को, शब्दों को निकाल करके ये रखा, मतलब इन शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे माननीयों से आग्रह कि इसको अध्ययन करिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। अब इसके बाद देखते हैं, अपन प्रयास ये करें, उसी में से कुछ शब्द ऐसे हैं
जिन शब्दों को कड़ाई से प्रतिबंधित करना पड़ेगा, उसके लिए भी अपन तैयारी कर रहे हैं। चंद वर्षों से समितियों की बैठक ही नहीं हो पाई, जबकि इतनी इम्पोर्टेंट समितियां हैं, शायद कोरोना की वजह से नहीं हो पाई होगी। लेकिन अगर कोरोना की ही अपन बात करें तो बच्चे भी ऑनलाइन कर रहे हैं और आपका तो एनआईसी हर जिला में है। तो क्या वर्चुअल के थ्रू समितियों का कार्रवाई या कार्यकाल या जो भी उनकी वो नहीं की जा सकती थी? मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, मैं दूसरों की नहीं जानता। मैं विधानसभा को वर्चुअल चलाने का पक्षधर नहीं हूँ। एक्चुअल विधानसभा ही चाहिए। यदि एक्चुअल विधानसभा नहीं हो रही तो शायद वो संविधान की उस मंशा जिसके तहत विधानमंडल और लोकसभा का निर्माण हुआ था, उस मंशा से हम विपरीत चले जाएंगे। क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कि कई बार विधायक यदि हमारे विधानसभा के भीतर है, जब वो कोई प्रश्न पूछता है तो वो विधानसभा में आसंदी के सामने खड़ा होता है। ये आदर सम्मान वहाँ पर है। कोई वर्चुअली जुड़ गया कहीं से तो बैठे बैठे प्रश्न करता हूँ। सर, मैं समितियों की बात कर रहा हूँ। मैं दोनों जोड़ रहा हूँ सर। अब समितियों के कार्यकाल के लिए अभी मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ। अभी तक होता ये है कि समितियों में पॉलिटिकल पार्टीज से नाम मंगाए जाते हैं, निर्वाचित हो या नामित हो, दोनों में नाम उनका आता है। अनुपाति के आधार पर अपन करते किसकी सदस्य संख्या ज़्यादा, उसके हिसाब से समितियों में सदस्य आते हैं। उसमें होता ये है कि उनके पॉलिटिकल पार्टी कंपल्सन के कारण वो कुछ लोगों के नाम भेजते हैं जिनकी कोई रुचि समितियों से नहीं है, सक्रियता नहीं है, पर नाम उनके आए हैं। परिणाम ये निकलता कि समितियों में वो कभी आते नहीं। तो समितियों के कोरम के अभाव के कारण कई बार बैठकें नहीं हो पाती, अधिकारी बच निकलते हैं। अभी मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि अभी चूँकि इसी मार्च में समितियों का निर्माण होना, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को आग्रह करने वाला हूँ कि कृपया ऐसे नामों को न भेजें जो मैं उनकी सूची दूंगा जो कभी बैठक में नहीं आते हैं। जिनकी रुचि हो, जिनको सक्रियता हो, उन्हीं को भेजें, जिससे विधानसभा की कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहें। इसलिए रुचि वालों को और जो सक्रिय हो उनको भेजें नाम उनका। और आगे चल के देखता हूँ ऐसा करके कोई नियम में संशोधन करना पड़ेगा, उसका भी प्रयास करूँगा कि जो लगातार लोग नहीं आते उनको हटाने की अधिकारिता विधानसभा को प्राप्त हो जाए तो उनको हम बाहर करें उससे। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी की इच्छा थी कि सदन वर्ष में 75 बैठकें होनी चाहिए सदन की। तो आप क्या मानते हैं कि सर क्या क्या चीज़ें और अच्छे से हो सकती हैं सरकार के लिए भी? और सभी स्पीकर्स के सम्मेलन थे शिमला में, हमारे ओम प्रकाश बिड़ला भी जी थे। एक जो विचार वहाँ आया प्रस्ताव के रूप में ये आया, बैठकों के लिए संवैधानिक बाध्यता की जाए तो 100 दिन लोकसभा कंपलसरी हो, 90 दिन बड़ी विधानसभा कंपलसरी हो, 60 दिन छोटी विधानसभा के लिए कंपलसरी हो। अभी संवैधानिक व्यवस्था 6 महीने में एक बार विधानसभा का बैठक आहूत करना कंपल्सन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बात है, इसको अमेंडमेंट करते हुए 3 महीने में एक बैठक का कंपल्सन किया जाए कि 3 महीने में, हालांकि हम बैठक बुलाते हैं पर ये हम बुलाते हैं, ये छोड़ करके संविधान बुलाने लगे कि 3 महीने में एक बार बैठक करना। यदि वो 90 दिन, 100 दिन, 60 दिन का हो जाएगा तो स्वाभाविक है फिर तो कंपल्सन है, वो अब तो पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि सर अगर ये देखा भी गया दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे 2003 तक हर बार करीब 40 से 50 दिन का सदन हुआ करता था पहले। अब वो घट के सब 30 दिन आ गया और 30 दिन का भी जब सदन होता है उसमें भी आखिरी के 5-6 दिन पहले ही स्थगित हो जाती है विधानसभा। तो ये क्या कारण है? सब पहले हो पाता था, आजकल नहीं हो पा रहा है। उसके 2 कारण। पहले राजनीतिक तौर पर मतभेदों की राजनीति नहीं थी, मतभेदों की थी, विचारों की थी। आवाज़ मतभेदों की राजनीति है। हर आदमी एक दूसरे से ऊंचा उठना या दूसरे को दबाव देकर के नीचे रखने का प्रयास करता है और यही मतभेद शुरू होता है। और मतभेद जो है व्यक्तिगत दुश्मनी की तरफ ले जाता है, उसी तरह से राजनीतिक दुश्मनी की तरफ ले जाता है। सम्मान आदर जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि ये बड़ा कारण है। हम चाहते कि वो न चले, वो भी चाहते कि न चले। सवाल ये है कि मैंने कई बार प्रतिपक्ष के लोगों को कहा कि मान लीजिए कम समय आया, समझ करिए 5 दिन के लिए विधानसभा आई, तब 5 दिन को 30 घंटे को 50 घंटे बनाना तो हमारे हाथ में है ना। आप एक बार विधानसभा में आओ तो बातचीत तो करो। 5 बजे का समय बढ़ा करके 10 बजे हम करेंगे, हमारे अधिकार में है ना, हम करेंगे ना। पर केवल हल्ला मचाने के लिए और विधानसभा की तारीखें इसलिए 35 दिन कर दी जाएं कि हम सुबह आमें, समवेत हो, नारा लगा में, आधे घंटे के लिए विधानसभा अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी कल के लिए स्थगित करके चला जाए, फिर कल फिर आइए, फिर समवेत होइए, फिर नारा लगाइए, फिर चले जाइए। इसके लिए शायद ठीक नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि हमको समय में परिवर्तित करना, कार्य संचालन में परिवर्तित करना, हमको विधानसभा की कार्रवाइयों को अधिकतम ले जाना, ये करने की आवश्यकता है। सर जैसे राज्यसभा लोकसभा की तर्ज पर क्या विधानसभा की जो कार्रवाई होती है उसका सीधा प्रसारण भी
करने की अपने यहाँ ये कोई योजना है? योजना है ना, पहले से ही तय है। बस उसमें ये था कि कौन सी टीवी आएगी, क्या होगा, उसमें चल रहा है, पर वो प्रचलन में है, कार्रवाई प्रचलन में। जब सरकार ऐसा करके कुछ निर्णय होगी तो शुरू हो जाए कुछ। वैसे सर ये वाला जो निर्णय है ये काफ़ी सैटेलाइट लेना, परमिशन होना, टेक्निकली बहुत सारी ऐसे इश्यूज होंगे जिसमें समय लग सकता है, लेकिन आज की तारीख में जो आपका कंट्रोल रूम है जहाँ से कि आप पूरा का पूरा कैमरा सबका सेट होता है, क्योंकि हम लोग भी दर्शक दीर्घा में देखते हैं कि पूरा पिन पॉइंट कैमरा पहुंच जाता है, चाहे अध्यक्ष महोदय पे पहुंचे चाहे प्रश्नकर्ता पे पहुंचे। तो क्या आज भी सर अगर आप प्रयास करें तो मेरी सलाह ये है कि उसको आप सोशल मीडिया पे लाइव लेकर आप आ सकते हैं? सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है पूरी विधानसभा को डिजिटलाइज करना, ई विधानसभा का निर्माण करना, और इसमें हमारे लोकसभा की तरफ से बड़ी मदद हो रही है। तो पहली प्राथमिकता ये डिजिटल हमारा हो गया, ई विधानसभा हो गई, तो ये सारी चीज़ें फिर अपने आप आ गई। मैं आपसे अंत में चाहूँगा कि आपके क्षेत्र के लिए आपने बताया कैंसर एक हॉस्पिटल है, और एक अपनी क्षेत्र को जो के लिए या प्रदेश के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? अब ये सरकार का बजट आने वाला, स्वाभाविक है ये बजट जो आ रहा है पूरे प्रदेश को उबारने में सरकार की गई मेहनत के आधार पर ये तय है कि जिस तरह के पैसे हमको चाहिए था शायद वो नहीं हो, परंतु ये बजट इस बात का संकेत होगा कि ये जो हमारे सामने संकट आया उसका सामना डट करके सरकार ने किया, परंतु किसी तरह के विकास के काम को रोका नहीं। यदि विकास के काम रुके नहीं तो भविष्य में कल्पना यही है, उम्मीद यही है कि जो विकास को गति मिली थी उसको जारी रखा जाएंगे। ईश्वर ने अभी मदद हमारी की है, कोरोना की तीसरी फेज में हमको नुकसान नहीं होने दिया, और वो विदा भी ले रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं हमसे। तो ईश्वर से ही प्रार्थना है कि वो जाएँ तो हम विकास का काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। सर ऐसे बहुत सारे विधायक हैं, अगर उनकी अटेंडेंस देखा जाए तो पूरे सत्र में आते नहीं है, या आते हैं अटेंडेंस लगा के थोड़ी देर में निकल जाते हैं। तो सर उनके लिए भी, क्योंकि आखिरी के 3-4 बजे के बाद देखा जाए तो बिल्कुल विधानसभा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रात की आखिरी की अखंड रामायण होती है ना, 4-5 बजे की 2-3 लोग बैठ के पूरी रामायण पढ़ लेते हैं। उसके लिए 2 तरीके हैं। पहले ये होता था कि विधायक सोमवार को आता था, मंडे को हाजिरी लगने के बाद वो फिर शुक्रवार तक ना भी रहे तो उसके भत्ते शुक्रवार तक के बनते थे, ये नियम ही था। उसको विधानसभा ने चेंज किया, पर डे की हाजिरी, जितने दिन हाजिरी उतने दिन का भत्ता। तो माने वो काम तो खत्म हो गया, हाजिरी लगाओगे तभी भत्ता मिलेगा। अब दूसरा ये हुआ कि दूसरी टाइम नहीं रहना, तो दूसरी टाइम नहीं रहने का केवल विधायक को ही हम दोषी नहीं मान सकते। हमारी व्यवस्थाएं इस तरह की हैं कि हम वो विधानसभा के प्रति रुचि नहीं पैदा कर पा रहे हैं। तो उसके तरीके क्या? मैंने पिछली उसमें सत्र में एक प्रयोग किया था, उसको मैं ऐसा तो नहीं कहा था कि मैं 100% सफल हो गया, पर मुझे ऐसा लगता है कि सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ने का जो प्रयास था वो सफल हुआ है। विधायकों को बोलने का अवसर देना, क्योंकि वहाँ कोई दूसरे का भाषण सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि उसमें सबसे एक दूसरे से बेहतरीन भाषण देने वाले मैदान वाले लोग हैं वो। तो जब वो एक खुद ही वो बेहतरीन भाषण करता है तो दूसरे का भाषण वो सुनने को शायद वो तैयार नहीं होता। तो हमने उसका तरीका निकाला कि जब विभागों की मांगों पर चर्चा हो तो जनरल ये होता है बिजनेस के आधार पर कि दोनों दलों से नाम मंगाए जाते हैं, किनको बोलने की अनुमति देना। सूची आती है, सत्ता पक्ष के ज़्यादा होते, उनके कम होते, 15, 18, 12 ऐसा करके आते हैं। हमने ये प्रयास किया, विधायकों को संदेशा कहलवाया, जिनको बोलना चाहिए वो हमको सूची अलग से दें, भले आपके दल ने नहीं दिया है, मैं स्पीकर की हैसियत से अपने अधिकार का प्रयोग करके मैं आपको दूंगा। शायद PWD में चर्चा हो रही थी, तो मैंने जब नाम मंगा लिया तो लोगों को जिज्ञासा हुई कि हमको बोलने का अवसर मिलेगा। वो विधानसभा में बैठे रहे शाम को, और मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूँ, 6 बजे के बाद भी 57 नए विधायक वहाँ मौजूद थे। एक प्रयास, छोटा सा प्रयास। और फिर हमने जब वो सूची वाले बद्ध वाले बयान हो गए, उनके आ गए भाषण, तो मैंने कहा कि अब मैं नाम पुकारता हूँ इनका। मंत्री जी को कहा कि इनको भी सुन लीजिए, इसके बाद जवाब देना। तो 20 से 22 लोगों को बुलवा दिया। तो ऐसा करके कुछ न कुछ रुचि उनको लगे कि हमारे विषय की बात होने वाली है, तो बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे। 40-45% लोग अगर विधानसभा में 6 बजे के बाद बैठे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अचीवमेंट है, बहुत बड़ा। और उसको फिर करने का प्रयास करूंगा, देखें कैसी उपस्थिति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे दूरदर्शन के कार्यक्रम के लिए। तो आज हमने जाना है जनतंत्र के मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें की, और नए होने वाले नवाचार के बारे में जाना। अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।